नाबीना अफराद का धरना आज भी जारी है। मुस्तकिल और वजीफे में इजाफे के लिए तीसरे रोज भी धरना जारी है। बसारत से महरूम अफराद की नारेबाजी, सड़क की बंदिश से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। शहरियों को भी आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने डीजी को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा, मुज़ाकरात होने थे तो क्या नहीं मुज़ाकरात किए गए अभी तक? बिल्कुल रमा, 10 माह में जो बसारत से महरूम अफराद हैं वो अपने मुतालबात के हक में चौथी दफ़ा यहाँ पर लाहौर आए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने एहतजाजी जो धरना है वो दिया है। ये चौथी मरतबा है कि उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके साथ दावे किए जाते हैं या फिर वादे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते। महकमा सोशल वेलफेयर के कहने पर ही लास्ट टाइम भी जो नबीना अफराद ने धरना दिया था उसको ख़त्म किया गया था, लेकिन नबीना अफराद दोबारा यहाँ पर पहुँच गए, मतलब कि उनके मुतालबात नहीं माने गए। ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर शिमला पहाड़ी जो आने वाली ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं या नहीं हुए या कहाँ तक पहुँचे हैं, नाबीना अफराद के जो रहनुमा हैं नबील सत्ती वो हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। नबील साहब, बताइएगा, सबसे पहले आप चौथी दफ़ा यहाँ पर आए हैं, रमा 10 माह में आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए और अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए बाकायदा तौर पर कोई दौर चला है और किसी सोशल वेलफेयर से या कहीं किसी और महकमे से? हमारे जो मुतालबात मान तो लिए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, बल्कि अमल दरामद करने के बजाय हमें नौकरियों से ही निकाल दिया गया। हम उसके अगेंस्ट जो है दोबारा सड़कों पे आए हैं। हमें 25 नवंबर 2024 का टाइम दिया गया था लेकिन वो पूरा ना हुआ, इसलिए हम दोबारा सड़कों पे आ गए और आज हमें तीसरा दिन है। लेकिन अभी तक हमसे मुज़ाकरात के लिए सिर्फ अभी कुछ देर पहले डीजी सोशल वेलफेयर जो आए थे उन्होंने आके हमसे बात की है। इसके अलावा वो कहते हैं, और हैरानगी से वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आए हुए हैं, ओके। अब मुतालबात की तरफ आते हैं। कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो गवर्नमेंट को मानना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सर, बहुत सादा से मुतालबात हैं। 2015 में शहबाज शरीफ साहब ने हमें भर्ती किया था और पॉलिसी की आड़ में 2024 में आकर हमें निकाल दिया गया है। उस पॉलिसी में तब्दीली, वही पुरानी पॉलिसी करके सिर्फ नाबीना अफराद को इसमें रिलैक्सेशन दी जाए और उनको बहाल किया जाए। जो नाबीना अफराद में भर्ती के ऊपर पाबंदी है उस पाबंदी को हटाया जाए। जो हमारे 5000 नाबीना अफराद को 12000 माहाना वजीफा देने का वादा किया गया था वो पूरा किया जाए और नाबीना मुलाजमीन का जो गाइड अलाउंस है वो दिया जाए। हमारे ये मुतालबात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तवज्जो देने की बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा, लास्ट टाइम जब आप आए थे महकमा सोशल वेलफेयर में तो खाना एक टाइम का उनकी तरफ से दिया जाता था, अब आपका रहाइश तो डेरे तो इधर लगाए हुए, खाने की तरफ से बताइएगा कि कोई महकमा सोशल वेलफेयर या कोई किसी और जो बैतुल माल या कुछ भी किसी की तरफ से खाना दिया जा रहा है? सर, खाना तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर हमें पानी तक नहीं पूछा गया। 3 दिन हो गए हैं और ये जो निचले जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें बॉस का हुक्म नहीं है कि आपको खाना दें। हमें आज प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब ने जो है वो खाना खिलाया है। इसके अलावा हमें किसी ने यहाँ पर कोई खाना नहीं खिलाया और कोई हमें पूछने वाला यहाँ पे है ही नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जी। ये नबीना अफराद हैं जो अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहा गया है कि चौथी मरतबा आने की ज़रूरत इस दफ़ा इसलिए पड़ी है क्योंकि उनके जो पीछे किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। हसनैन औलख हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स की पॉलिसी से तलबा परेशान हो गए हैं। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया है। असनाद, डुप्लिकेट सनद, असनाद की तस्दीक और इल्हाक समेत कवायद की दुरुस्ती के लिए फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। असनाद या एक फ़ोटोकॉपी की तस्दीक की फ़ीस 6000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि वक्त से पहले सर्टिफिकेट के हसूल की फ़ीस 1000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है। डुप्लिकेट रिजल्ट कार्ड की फ़ीस 5000 रुपये कर दी गई है। वालिदैन पर एक और बोझ। लाहौर समेत सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत बच्चों का इम्तिहान देना ख्वाब बन गया। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया। असनाद, डुप्लिकेट सनद, असनाद की तस्दीक और इल्हाक समेत कवायद की दुरुस्तगी के लिए फीस बढ़ा दी गई। बैरून मुल्क जाने के लिए असनाद या एक फोटोकॉपी की तस्दीक की फीस 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई। वक्त से पहले सर्टिफिकेट के हुसूल की फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई। 2010 से 2012 तक के रिजल्ट कार्ड की लेट फीस 700 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड की फीस 5000 रुपए कर दी गई। रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट कार्ड की मनसूखी, दोबारा प्रैक्टिकल, माइग्रेशन की मनसूखी की फीस 2000 रुपए मुकर्रर की गई है। माइग्रेशन और NOC सर्टिफिकेट की फीस 4000 रुपए कर दी गई। नाम,
والد، عمر، تاریخ پیدائش، ایڈریس کی درستگی کے لیے 1500 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کارڈ میں 2 سال کے اندر قوائف میں درستگی کے لیے فیس 5000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 2 سال سے 5 سال تک کے رزلٹ کارڈ میں قوائف کی درستگی کے لیے 6000 فیس ادا کرنا ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا ایجنڈا مکمل، اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پینل آف چیئرمین سمیع اللہ خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائے گا کون سے بل آج پیش کیے گئے ہیں اسمبلی میں؟ بالکل جی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج بھی ارکان صوبائی اسمبلی کی عدم دلچسپی کا باعث بنا رہا، کیونکہ 2 گھنٹے 15 منٹ کی تاخیر سے جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن تو جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد پہنچی، لیکن اپوزیشن کی انٹری کے ساتھ ہی نعرے بازی اور شور شرابے کا آغاز ہوا، جس پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی آمنے سامنے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ اب حکومتی ارکان اسمبلی بی بی وڈیری اور عظما کاردار کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ 8 اکتوبر کے احتجاج کی اجازت نہ ملنے اور اس سے قبل گرفتاریوں پر شدید احتجاج کیا گیا، اور جو ہے وہ اس حوالے سے چونکہ بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، جب بات کرنے دی گئی تو تمام تر گلے شکوے اور تمام تر جو کارروائیاں تھی پولیس کی ان کے خلاف ان کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اجلاس میں جو ہے وہ جو ہی اپوزیشن نے اپنی بات مکمل کی اور فوری طور پر ٹوکن واک آؤٹ کیا، اور ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے اپوزیشن ارکان اسمبلی ایوان سے باہر چلے گئے۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جب واپسی ہوئی تو اس وقت باقاعدہ پری بجٹ بحث کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس کا آغاز صوبائی وزیر خزانہ و پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کیا۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ جو پرفارمنس دیا گیا ہے، اس کی مکمل تیاری کے بعد جو ہے وہ اس پری بجٹ جو بحث ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ تو جی راؤ دلشاد حسین ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب بات کریں عام تبادلوں کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ تقرری کے منتظر 3 ایڈیشنل رجسٹرارز کو بھی تعیناتی مل گئی ہے، جس کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کس کس کو تعیناتی دی گئی ہے جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے اسٹیبلشمنٹ افسران کے تقرر تبادلے ہوئے ہیں، اور اس میں 3 ایسے ایڈیشنل رجسٹرار بھی شامل ہیں جو او ایس ڈی تھے اور تقرری کے منتظر تھے۔ ان 3 ایڈیشنل رجسٹرار کو بھی تعیناتی دے دی گئی ہے۔ تقرری کے منتظر او ایس ڈی ایڈیشنل رجسٹرار سائمہ اشتیاق، ان کو ایڈیشنل رجسٹرار انہیں اوورسیز پاکستانی سیل تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح او ایس ڈی جو تھے ڈاکٹر عبد الناصر، جو کہ آئی ٹی میں ان کو او ایس ڈی بنایا گیا تھا، انہیں ایڈیشنل رجسٹرار ریکارڈ 1 برانچ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ او ایس ڈی ایڈیشنل رجسٹرار محمد رفیق جو ہیں انہیں ایڈیشنل رجسٹرار ریکارڈ 2 برانچ ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ان 3 او ایس ڈی جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں، ان تینوں کو تعیناتی مل گئی ہے۔ اس طرح گریڈ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اویس کیانی سے۔ جی اویس کیانی، بتائیے گا۔ جی بالکل، نیپرا اتھارٹی نے اس کی سماعت کی تھی، اور جو دسمبر کی ماہانہ فگرز ایڈجسٹمنٹ کی جو درخواست آئی تھی اس سے تمام جو ہے فگرز لیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیلکولیشن کے بعد 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی سستی کرنے کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس کا جو ریلیف ہے وہ فروری کے بلوں میں جو ہے لاہور لیسکو سمیت تمام جو 10 تقسیم دار کمپنیاں ہیں ان کے صارفین کو ملے گا۔ لیکن اس کا اطلاق لائف لائن صارفین، وہیکل چارجنگ اسٹیشن پر جو ہے اور کے الیکٹرک کے لیے جو ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن کے الیکٹرک کے لیے بھی الگ سے جو ہے بجلی 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ جی اویس کیانی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ 2 جدید ایئرپورٹس پر جدید ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی اور لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدید ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم لگے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے منصوبے کا PC1 پلان تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جدید ترین ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم پر 5 سے 6 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کے بڑے منصوبے کے لیے منظوری پلاننگ کمیشن دے گا۔ پلاننگ کمیشن کی سینٹرل ورکنگ ڈیولپمنٹ کمیٹی اجلاس میں منصوبے کی منظوری لی جائے گی۔ کراچی اور لاہور ایئرپورٹس پر ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم
पुराना हो चुका है। दोनों एयरपोर्ट्स पर प्रवासों को कंट्रोल करने के लिए जदीद सिस्टम की ज़रूरत है, ज़राए की जानिब से बताया गया। इस वक्त इस्लामाबाद और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नाफिज हैं। नए सिस्टम लगाने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी करेगी। तो 2 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया गया है। कराची और लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मंसूबे का PC1 प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की फर्स्ट बाइकर लेन का तजुर्बाती मंसूबा LDA का मंसूबा नाकिस प्लानिंग और कमजोर इन्फोर्समेंट का शिकार हो गया है, जबकि ट्रैफिक वार्डन, टीपा इन्फोर्समेंट और LDA के अमले को शहरियों ने नौ लिफ्ट करवा दी है। बाइकर लाइन पर चंद मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस और टीपा तैनात है। चंद मुकामात पर शहरी ट्रैफिक पुलिस और टीपा इन्फोर्समेंट की गाइडलाइन नहीं मान रहे। शहरी बाइकर लाइन को छोड़कर मनमाने रास्तों पर गामजन है। बाइकर लाइन पर शहरियों से अमल दरामद कराना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बाइकर लाइन को मेन कॉरिडोर से अलग करने वाले रुकावटी बैरियर्स पर गाड़ियों के चढ़ने के वाकयात भी आम हैं। टीपा इन्फोर्समेंट अमले का कहना है कि बाइकर लाइन इस्तेमाल करें या ना करें, कोई सजा जजा का कानून मौजूद ही नहीं। हम एजुकेट कर रहे हैं आवाम को, और हदायत जो है हमारे CM साहब की, डायरेक्टर जनरल LDA हमारे फारूक साहब हैं, चीफ इंजीनियर इकरार साहब हैं, उनके हदायत के मुताबिक हमारे डायरेक्टर फरमान साहब हैं, जुआ साहब हैं, इस तरह से हमारी टीम लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं और आवाम ज़्यादातर एजुकेट हो भी रही है। LDA बाइकर लाइन बनाकर फारूक हो गया, लेकिन अमली इतलाक पर कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। बाज़ मुकामात पर बाइकर लाइन बनने से फिरोजपुर रोड तंग हो चुकी। शहरियों का कहना है कि पहले रोड ठीक था। आई थिंक पहले वाला सिस्टम जो था वो ज़्यादा बेहतर था, कि रोड खुले थे। इस तरह ये है कि उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन अल्टीमेटली और देख भी रहे हैं कि बहुत सारी बाइक ऊपर वाली लेन पे चल रही है। उन्हें बिल्कुल आप इस साइड पे ला नहीं सकते कि जाना आना और ट्रैफिक के मसाइल तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा है। बाज़ मुकामात पर बाइक लाइन इन और आउट में मुड़ने वाली ट्रैफिक के साथ तसादम के खदशात का शिकार है। बाइकर लाइन को क्रॉस करके मुड़ने वाली ट्रैफिक के पास कोई रुकावटी मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ दुरे नयाब, सिटी 42। अब आपको बताएं कि जौहर टाउन सखी चौक का स्पोर्ट्स ग्राउंड तारीकी में डूब गया है। पार्क की तरफ तजावुजात की भरमार है, सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर, इलाका मकीनों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहर टाउन सखी सरवर चौक में, जहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड और तफरीही पार्क शहरियों के लिए बनाया गया था, वो इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल होने की वजह से इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में लगाए गए झूले जो हैं वो जंग आलूद हो चुके हैं, जबकि वर्जिश के लिए लगाया जाने वाला जो जिम का सामान है वो भी जंग आलूद होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। एक जानिब पार्क में रात के वक्त अंधेरा है और लाइट्स के इंतजामात ना होने के बायस जो तारीखियों में डूबा हुआ पार्क है वो शहरियों के खौफ व हिरास की वजह बन रहा है। और दूसरी जानिब पार्क के तरफ जो हिफाजती जंगलें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, जबकि मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो भी टूट फूट चुका है। इसके अलावा पार्क में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। इतराफ़ की बात की जाए तो इतराफ़ में तजावुज़ात हैं। शहरियों की तफरीही के लिए बनने वाला जो पार्क है वो इस वक्त शहरियों को खौफ हिरास में मुब्तला कर रहा है और उनको जो है वो उनकी तफरीही सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो पार्क है इसकी हालत बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ, और ताकि शहरियों की जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा से बहाल हो। उमैर अफसल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। LDA की जानिब से गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरबूत तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत लागत और मेंटेनेंस के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में रोड्स की तामीर व बहाली की जाएगी। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने कहा कि ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, औकाड़ा और पाकबतन डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ क्वार्टर सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ।
नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के हवाले से गुफ्तगू। CEO की तैनाती पर जाटिक एमरजेंसी सिलेक्शन कमेटी के इंतखाब का जायजा लिया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी वज़ीर आला पंजाब तश्कील देंगी। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक होंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि 30 जून 2025 तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की OPD आवाम के लिए खोल देंगे। सर गंगाराम की बड़पोती पैरोल दित्ता का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और गंगाराम अस्पताल का दौरा। गंगाराम फैमिली के मेंबरान सीमा राम, अभिराम सेठ, राधिका सेठ भी हमरा थे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल से मुलाकात की। सर गंगाराम की पड़पोती और गंगाराम ट्रस्ट दिल्ली की ट्रस्टीज पारो दत्ता ने फैमिली मेंबरान सीमा राम, अभिराम सेठ, राधिका सेठ के हमरा फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया। वफद ने वाइस चांसलर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल का कहना था कि सर गंगाराम अस्पताल दुखी इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल है। 1000+ पेशेंट जो राउंड द क्लॉक हैं, इनको बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मे इट बी द सर्जरी, द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, द मेडिकल साइड, द गायनी साइड, द रेडियोलॉजिकल साइड, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज इसका तेरे प्रोवाइड की जा रही हैं। सर गंगाराम फैमिली मेंबरान ने अस्पताल का तफसीली दौरा किया और निगरान दौर में की गई रिवैम्पिंग व तज़ीनो आराइश को सराहा। सर गंगाराम की फैमिली ने खवातीन में छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस और इलाज के लिए मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में 1 स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का इफ्तिताह भी किया। पारुल दत्ता का कहना था कि गंगाराम अस्पताल में आला मेयार की हामल इलाज की मुफ्त फराहमी काबिल तारीफ है। जिस जज्बे से जो मैंने तब देखा वही जज्बा अभी भी है कि हम एक्सेलेंस प्रोवाइड करेंगे। एकेडमिक है, रिसर्च है, क्वालिटी है। अभिराम सेठ का कहना था गंगाराम अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलियात देखकर खुशी हुई। देख के बिल्कुल तबीयत खुश हो गई, जिसे कहते हैं कि जिस तरह की सहूलियतें मुहैया की जा रही हैं यहाँ, वो टॉप ऑफ द लाइन है। सीमा राम बोली कि गंगाराम अस्पताल की तज़ीनो राइश इंतहाई उम्दा मेयार की हामिल है। बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं यहाँ आके, और जैसे आपने लेगेसी सर गंगाराम की प्रिजर्व करके रखी है और उस पर इतना बिल्ड किया है। राधिका सेठ का कहना था कि गंगाराम अस्पताल को जदीद इलाजगाह के तौर पर देखकर दिली मुसरत हुई। इतना यहाँ पर रिस्पेक्ट है, इतना रिगार्ड है सर गंगाराम के लिए, और उनका काम देख के और जिस तरह से यहाँ पर उनकी चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं वो देख के बहुत बहुत खुशी हुई। सर गंगाराम की पड़पोती और फैमिली मेंबरान ने गंगाराम अस्पताल लाहौर और दिल्ली के माबैन शोबा तिब में तावन को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। इस मौका पर प्रोफेसर अब्दुल हमीद, प्रोफेसर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर आयशा मलक, प्रोफेसर शमीला एजाज मुनीर, प्रोफेसर इमरान असलम शरीक हुए। प्रोफेसर नवीद होतियाना, MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार, प्रोफेसर मोहम्मद नवी, प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर महजबी, डॉक्टर वर्दा अशरफ, डॉक्टर सुमन समेत फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। क्या है, DG एक्साइज ने 29 ETOs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अदील अमजद ETO जोन 15 रीजन B लाहौर तैनात। मिस अफशा को ETO जोन 13 रीजन A तैनात कर दिया गया। कैसर करीम ETO जोन 18 रीजन A लाहौर तैनात। मुबशर शहजाद ETO प्रोफेशनल टैक्स रीजन A लाहौर तैनात। उस्मान मंशा को ETO जोन 5 रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। तारिक परवेज़ को ETO जोन 19 रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। आमिर मजीद को ETO जोन 9 रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि शान से रियाज को ETO जोन 1 रीजन A लाहौर तैनात कर दिया गया। वसीम हसन को ETO टैक्स DG ऑफिस लाहौर तैनात कर दिया गया। नासिम असद को ETO अली कॉम्प्लेक्स रीजन C लाहौर तैनात कर दिया गया। तारिक सरवर को ETO टाई एप रीजन C लाहौर तैनात कर दिया गया है। तो DG एक्साइज ने 29 ETOs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अदील अमजद ETO जोन 15 रीजन B लाहौर तैनात। मिस अफशा को ETO जोन 13 रीजन A तैनात कर दिया गया। कैसर करीम ETO जोन 18 रीजन A लाहौर तैनात। मुबशर शहजाद ETO प्रोफेशनल टैक्स रीजन A लाहौर तैनात कर दिए गए, जबकि उस्मान मंशा को ETO जोन 5 रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। तारिक परवेज़ को ETO जोन 19 रीजन B लाहौर तैनात कर दिया गया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।